हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मज़ेदार होंगे। और आज का ये जो एक वीडियो होने वाली है सभी यूजीसी नेट कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही खास, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुझे पता है कि आप लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हो कि पेपर 1 हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, कि एक ही वीडियो के अंदर हमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाए, है ना। तो मैं भी ये इस फेज से गुजर चुकी हूँ, तो आई नो वेरी वेल, और मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ कि टाइम बहुत वेस्ट होता है, कहाँ से पढ़े कहाँ से ना पढ़े। तो इस एक वीडियो के अंदर हम आज की इस एक वीडियो के अंदर पीपल एंड एनवायरनमेंट को टोटली ख़त्म करने वाले हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को तो हम कवर करेंगे ही, लेकिन साथ के साथ हम एक बेसिक को भी कवर करेंगे, जिससे कि आपको जो बेसिक, क्योंकि बेसिक तो इंपॉर्टेंट है, बेसिक से भी कई बार क्या है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आप हायर तो पढ़ ही नहीं सकते हो। एक वीडियो के अंदर हम सारी चीजें फिनिश करने वाले हैं। टू द पॉइंट ये वीडियो होने वाली है, कुछ भी मैं फालतू आपको नहीं बताने वाली हूँ। टू द पॉइंट बुलेट पॉइंटर्स के जरिए हम सारी चीजें को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से कर लेना। ओके, तो चलिए फटाफट से हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है हमारा इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है इन्वायरमेंट, क्या है नेचुरल रिसोर्सेज? तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि अरे वो उसका जो पर्टिकुलर इंसान होता है तो उसका बिहेवियर कैसे मैटर करता है। जो इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पर वो रहता है, उसकी सराउंडिंग जैसी है, उसका बिहेवियर भी वैसा ही होगा। तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स है, इन सराउंडिंग्स के अंदर हमारे नेचुरल भी आ जाते हैं, नेचुरल सराउंडिंग भी आ जाती है, एंड होम मेड सराउंडिंग भी आ जाती है। ओके, सॉरी, ह्यूमन मेड सराउंडिंग, यानी मैन मेड और जो नेचुरल है, ओके, नेचुरल मेड दोनों ही, यानी हमारे आसपास की कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, वो क्या कहलाता है, हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। ओके, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से इन्वायरमेंट जो है वो टीचिंग पर असर करता है, कैरेक्टर्स पर असर करता है। तो इन्वायरमेंट, जिसका सिंपली मतलब है कि हमारी सराउंडिंग को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। आपको ये याद रखना है। अब इन्हीं एनवायरमेंट के अंदर क्या होते हैं, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हेल्प करते हैं। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है अगर नहीं होंगे तो इससे किसका नुकसान होगा? ऑब्वियसली हमारा नुकसान होगा। नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं, जैसे कि पानी हो गया, ओके, हमारी लैंड हो गई, वाटर, लैंड, एयर, ओके, ये सारे के सारे क्या है, ट्री, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमारी जो लाइफ है उसको कंटिन्यू रखने में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम और ज़्यादा इन डेप्थ में हम समझें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आई नो कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अपनी लाइक बचपन में पढ़ा होगा, 9th-10th में पढ़ा होगा, और आप सोच रहे हो कि ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन यहीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो बेसिक नहीं होते। ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, तो रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज जिसको रिन्यू किया जा सकता है, ओके, एंड नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, यानी कि एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगी। जैसे कि पेट्रोलियम, ओके, पेट्रोल जो है वो खत्म हो रहा है एक टाइम के बाद। ऑयल हो गया, तो ये क्या है, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, हमेशा नहीं रहने वाला। दैट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम, जस्ट सेकेंड। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है कि इन जो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। वन इज बायोटिक एंड सेकेंड वन इज अबायोटिक। बायोटिक के अंदर क्या होते हैं, आप ये सिंपल मान लो कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ओके, यानी कि जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी क्या कहलाएंगे, बायोटिक कहलाएंगे। ओके, जिसके अंदर हमारे बैक्टीरियाज भी आ सकते हैं, इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, हर कोई आ जाते हैं। ओके, दैट इज बायोटिक। नेक्स्ट आ जाते हैं अबायोटिक।
अबायोटिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, अबायोटिक कहते हैं। जैसे कि इसमें हो जाती है हमारी सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, ये सारे के सारे क्या है, अबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? तो देखो, जहां पर ये बायोटिक, अबायोटिक, ये चीजें जहां पर पाई जाती हैं, इन दोनों चीजों से मिलकर, बायोटिक अबायोटिक से मिलकर क्या बनता है, एक इकोसिस्टम बनता है। सिंपल इतना याद रख लो। यानी कि एक ऐसा प्लेस जहां पर लिविंग थिंग भी है, ओके, लिविंग थिंग्स भी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। वो क्या बनाते हैं, वो मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में मैंने आपको, यहाँ पर पिक्चर में आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, फिश है, ठीक है, फिश यहाँ पर मौजूद है, प्लांट्स भी यहाँ पर मौजूद है, शिप दिख रही है हमें, यानी ह्यूमन भी यहाँ पर मौजूद है। सॉइल, सॉइल क्या है, ये हमारा अबायोटिक है। वाटर अबायोटिक है। तो बायोटिक अबायोटिक ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं। और इसी कम्युनिटी को हम क्या बोलते हैं, इसी कम्युनिटी को हम कहते हैं अपना एनवायरनमेंट। ओके, ये आपको याद रखना है। इसी कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं, इसी कम्युनिटी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। आखिर बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? तो जो इकोसिस्टम है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो वहीं पर ही जो सिर्फ और सिर्फ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, उनमें क्या होते हैं, डिफरेंट तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। आपको पता है कि एक फिश है, तो फिश में भी कौन सी होती है, वेल फिश हो गई, शार्क हो गई, और एक छोटी छोटी सी फिश भी हो जाती हैं। तो यानी कि बायोडाइवर्सिटी ये सिंपल ये कहता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज आ जाती हैं इसमें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज। ओके, वो क्या कहलाता है, हमारा बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। ओके, जो लाइक आप ये मान लो कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्पीशीज हो गई, यानी कि एक छोटी फिश भी है इसमें, बड़ी फिश भी है, सबसे छोटी फिश भी है। ह्यूमन की अगर हम बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो यहाँ पर लायन भी है, टाइगर भी है। तो कितने सारे तरीके के क्या है, स्पीशीज यहाँ पर मौजूद है। तो उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, इस इकोसिस्टम में जब स्पीशीज मौजूद हैं, तो दैट इज, वही कहलाती है हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हमें क्यों ज़रूरत है बायोडाइवर्सिटी की, क्यों इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की? तो बायोडाइवर्सिटी आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, बचपन में पढ़ा होगा कि फूड चेन के बारे में। फूड चेन यानी कि जो एक छोटा जानवर भी इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक एक बड़ा जानवर इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखोगे कि आजकल आप लोगों को चील नज़र नहीं आएगी। जब मैं छोटी थी तब अक्सर क्या है, मुझे डराया जाता था, घर वाले डराते थे कि चील आ जाएगी और तुझे उठाकर ले जाएगी। लेकिन अभी आप आसमान में देखोगे, आपको कोई भी चील नज़र नहीं आएगी। पहले जिराफ भी देखने के लिए मिलते थे, अब ना तो आपको जिराफ भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ओके, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी जो एंशिएंट हिस्ट्रीज अगर आप देखोगे, वीडियोस देखोगे, तो वहाँ पर क्या है, वाइट एलिफेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वाइट एलिफेंट्स जो कि सच में मौजूद थे, लेकिन टाइम के साथ साथ वो अब मौजूद नहीं है। ओके, तो यानी बायोडाइवर्सिटी क्या कहती है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने इकोसिस्टम को मेंटेन करके रह सके। ओके, बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हम इकोसिस्टम को अपने बैलेंस करके रह सके। अब क्यों बोला जाता है कि टाइगर्स को मत मारो, जो लायंस है उनको मत मारो, इससे क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑब्वियसली वो किसके ऊपर असर कर रहा है, वो हमारी फूड चेन के ऊपर असर करता है। ओके, और यहीं से ही हमें क्या मिलते हैं, हमें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, हमें मेडिसिन मिलती हैं इनसे। तो ये डायरेक्टली हम ह्यूमन पर ही असर करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्या क्या थ्रेड हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी पे। तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन की वजह से आप देखोगे कि जो फिश होती है, जो वाटर एनिमल्स हो जाते हैं हमारे, तो जो वाटर एनिमल्स हो गए हमारे, उनको क्या होता है, ऑब्वियसली उनकी लाइफ को असर पड़ रहा है। क्यों असर पड़ रहा है? जो वाटर पोल्यूशन है वो उनकी बॉडी में जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो रही है, या हम क्या है, ओवर कंजप्शन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फिश को खाना। ओके, इससे क्या हो रहा है, उससे भी क्या हो रहा है, उनकी जो
पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। ओके, हैबिटेट लॉस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पहले मिलते थे लेकिन अब नहीं मिलते। ओके, जैसे कि वाइट एलिफेंट हो गया, आप देखोगे डॉल्फिन भी काफ़ी ज़्यादा कम होती जाती है, पेंगुइन भी आप देखोगे कि बहुत कम होते जा रहे हैं। तो ये क्या है, कुछ टाइम बाद जो अभी थोड़े बहुत मिल भी रहे हैं, थोड़े बहुत दिखते भी हैं, कहीं मौजूद भी हैं, वो थोड़े टाइम बाद, कुछ सालों बाद, 10 साल बाद वो उतने भी नहीं दिखेंगे। तो आपके जब बच्चे होंगे तो आपके बच्चे फोटो में ही देखकर इमेजिन करेंगे, अच्छा मम्मी पापा ऐसी होती थी डॉल्फिन, है ना। तो दैट इज़ कि वो क्या हो जाएगा, हैबिटेट लॉस, यानी कि टाइम के साथ साथ ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, लॉस हो रही है। क्लाइमेट चेंजेस, ये सारे के सारे क्या है, ये एक थ्रेड है कि खतरा है बायोडाइवर्सिटी पे। और ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल कि अगर बायोडाइवर्सिटी पर कोई चीज़ खतरा है, बायोडाइवर्सिटी पर नुकसान होगा, तो वो किसके ऊपर नुकसान होगा, ऑब्वियसली वो डायरेक्टली इकोसिस्टम पर नुकसान करेगी। और अगर इकोसिस्टम पर नुकसान करेगी तो वो हमारे इन्वायरमेंट पर नुकसान करेगी। ओके, इन्वायरमेंट पर अगर नुकसान होगा तो इससे क्या होगा, इससे ह्यूमन एक्टिविटीज पर नुकसान पहुंचेगा। ओके, तो इनडायरेक्टली ये सारी चीजें हमसे ही कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट आते हैं, अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ ही हमने यहाँ तक जो हमारा बेसिक था वो हमने कवर कर लिया है। ओके, अभी जो मैं आप लोगों को चीज़ें बताने वाली हूँ, ये ऐसा नहीं है कि जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करोगे तो आपको मिलेगा। ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं और अभी हम इन्हीं चीज़ों को इन डिटेल में हमें पढ़ना है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये तो टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पोल्यूशन एंड इट्स टाइप। हर बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पोल्यूशन एंड इट्स टाइप। तो ये आपको याद रखना है, कौन से टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ टाइप्स तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनसे क्या कॉज होते हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से एक्शन लिए गए हैं, ये 4-5 चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। पता है, पीपल एंड एनवायरमेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट यूनिट है, लेकिन सबसे ईजी लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। बस आपको क्या है, सही से आपको पढ़ना आना चाहिए, आपने सारी चीज़ें कवर की हो तो आपको डायरेक्टली आप आंसर करेक्ट कर सकते हो। तो आपको पता है, बचपन में ही आप लोगों ने पढ़ा है कौन कौन से टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं। अभी हम सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। तो एयर पोल्यूशन में कौन कौन से मेजर पोल्यूटेंट्स होते हैं, सबसे पहले तो आपको इनके नेम याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोल्यूटेंट्स में से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ये पोल्यूटेंट्स हैं। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं जैसे कि पर्टिकुलर मैटर, इन पोल्यूटेंट्स में से भी इन डेप्थ में क्वेश्चन बनते हैं। पर्टिकुलर मैटर क्या होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी धूप आती है तो धूप से जो एक रोशनी आ रही होती है, उन रोशनी के अंदर छोटे छोटे से बहुत सारे हमें कुछ बहुत ही छोटे छोटे से पार्टिकल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, उन्हीं पार्टिकल्स को बोला जाता है पर्टिकुलर मैटर, यानी कि बहुत ही, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, इतने छोटे पार्टिकल्स को हम पर्टिकुलर मैटर पीएम बोला जाता है इनको। ओके, 2 तरीके के पीएम आपको याद रखने हैं। ये डायरेक्टली हम जब सांस ले रहे हैं तो हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, हम पर्टिकुलर मैटर कहते हैं। तो ये क्या है, एयर पोल्यूशन में असर करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, लीड, VOC। ओके, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि कहाँ से क्या चीज़ जो है वो पर्टिकुलर इस पॉल्यूटेंट को रिलीज करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ये हमें इंजन्स में देखने के लिए मिलेगा। ओके, कहाँ पर, इंजन्स में देखने के लिए मिलेगा, और या फिर हमें ये व्हीकल्स में देखने के लिए मिलेगा, व्हीकल्स में, इंजन्स में ये हमें देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से होता है, तो ये जब वोल्केनो इरप्शन होता है तो वहाँ पर ये निकलता है। ओके, यानी वोल्केनो आप लोगों ने देखा होगा, ज्वालामुखी,
फूटना, वोल्केनो इरप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से होता है, कहाँ से रिलीज, ये फ्यूल हो गए, या फिर जो वुड को जब लकड़ियों को जब जलाया जाता है तो वहाँ से निकलता है। तो हमें अक्सर लगता है कि यार प्लास्टिक नहीं जलाते हैं, हम लकड़ियाँ जलाते हैं, इससे तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन जो हम लकड़ियाँ जलाते हैं उससे भी क्या है, एयर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट ओजोन, आपको पता है कि ओजोन कैसे होता है और कहाँ से होता है ओजोन। ओके, जो हम CFC या HFC इन सब का यूज़ करते हैं, इनकी वजह से ओजोन होता है। ओके, ओजोन, अच्छा ओजोन में भी आपको हम अभी इन डिटेल ओजोन को पढ़ेंगे क्योंकि ओजोन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाती है लीड, VOC। ये क्या होती है, ये एक तरीके के, ये VOC कहाँ से रिलीज होती है, तो अगेन ये भी व्हीकल्स में से निकलती हैं। ओके, ये भी व्हीकल्स में से निकलती है और ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं स्मोग प्रोड्यूस करती हैं। और स्मोग क्या होता है, ये ग्राउंड लेवल ओजोन कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है, ग्राउंड लेवल ओजोन। तो ये हमारा एक इंडोर पोल्यूशन का पार्ट है। आपको लगता होगा कि यार बाहर बहुत पोल्यूशन है, घर पर तो हम सेफ हैं, घर पर क्या पोल्यूशन, हमें कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है ना। तो लेकिन घर के अंदर भी जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा तब मैं आई वॉज कि यार मुझे तो अभी तक लगता था कि बाहर ही सिर्फ पोल्यूशन है, लेकिन अब घर के अंदर भी सेफ नहीं है हम, घर के अंदर भी इंडोर पोल्यूशन भी होता है, तो उसको भी अभी हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो देखो एयर पोल्यूशन के कॉजेज यानी कहाँ कहाँ से होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, व्हीकल्स में से निकलने वाले जो कि क्या कहाँ से VOC प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। फॉसिल फ्यूल बर्निंग की वजह से कहाँ से क्या क्या रिलीज होता है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, क्रॉप बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन, इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है। और इससे पहले मैंने आपको जो बताया कि ये सारी चीज़ें कहाँ से निकलती हैं, कौन सी क्या, जैसे फ्यूल या फिर लकड़ी को जलाया जा रहा है तो वो कौन सी गैस रिलीज करता है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नाउ अभी हम बात करते हैं इफेक्ट्स की। इफेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट्स से आप देखोगे कि बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनसे होता क्या है, एयर पोल्यूशन से रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि सांस लेने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो होती है, इनसे अस्थमा हो गई, ये सारी आपको बीमारियां यहाँ पर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। रेन, आप देखोगे एसिडिक रेन, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ताजमहल पहले क्या था, ताजमहल पहले वाइट कलर का था, लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या है, येलोइश कलर में हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एसिडिक रेन। जो एयर पोल्यूशन है, ऑब्वियसली जब ऊपर से बारिश हो रही है, लेकिन बारिश का जो पानी है वो मिलावटी हो जा रहा है। वो क्या, क्यों मिलावटी हो जा रहा है, क्योंकि एयर पोल्यूशन, जितना ज़्यादा हवा में पोल्यूशन है तो उतना ही गंदा क्या होगी, बारिश होगी। कहा जाता है कि जो पहली बारिश होती है उसमें नहीं नहाना चाहिए। तो क्यों नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि बारिश क्या कंसिडर की जाती है, वो एसिडिक रेन कंसिडर की जाती है। ओके, तो स्मोक मैंने अभी आपको बताया, स्मोक क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग भी क्या करते हैं, ये एयर पोल्यूशन करते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है या कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो ये गैसेज के नेम आपको याद रखने हैं, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, तो ये सारी की सारी गैसेस के नेम आपको याद रखने हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। टोटल कितनी हो जाती है यहाँ पर, अच्छा कुछ मीथेन, हाँ टोटल हमारी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाँ, तो ये सारी की सारी आपको याद रखनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अभी हम बात कर लेते हैं ओजोन लेयर की। ओके, क्योंकि ओजोन लेयर से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ओजोन लेयर, बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं। जैसे कि ओजोन लेयर
और अर्थ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ट्रोफोस्फेयर क्या होता है और ओजोन लेयर कौन सी लेयर्स के बीच में होती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए ये जो एक चार्ट मैंने यहाँ पर एक डायग्राम आपके लिए बनाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बिल्कुल ईजी से समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो ये क्या है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सबसे अर्थ के बाहर जैसे ही हम जाते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे ट्रोफोस्फेयर बोला जाता है। डू रिमेंबर, ट्रोफोस्फेयर बोला जाता है। ट्रोफोस्फेयर सबसे पहली फर्स्ट लेयर हो जाती है अर्थ की आउटर। ट्रोफोस्फेयर से ऊपर लेयर होती है सेट्रोस्फेयर। ओके, सेट्रोस्फेयर एंड ट्रोफोस्फेयर के जो बीच में आपको यहाँ पर ग्रेश सा ये नजर आ रहा है ना, सो ये होती है हमारी ओजोन लेयर। तो याद रखो कि ट्रोफोस्फेयर, सेट्रोस्फेयर, इन दो लेयर्स के बीच में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर क्या होता है, मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर नेक्स्ट, उसके बाद आपको याद रखना है थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये सारी चीज़ें आपको क्रोनोलॉजिकली याद रखना है। कौन सा है जहाँ पर सैटेलाइट कहाँ पर चलती है, तो जो हमारा मेसोस्फेयर होता है वहाँ पर जो सारी सैटेलाइट्स हैं वो वहाँ पर हैं। ओके, नाउ ये तो इम्पॉर्टेंट हो गया। अब हम ओजोन लेयर को और अच्छे से समझते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर, आपको पता है कि ओजोन लेयर कुछ हम हार्मफुल गैसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज का यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम इवन दो अगर हम वाइटनर का यूज़ करते हैं, तो क्या आपको पता है वाइटनर के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन मौजूद होता है। ओके, तो वाइटनर का यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज का यूज़ कर रहे हैं, एसी का यूज़ कर रहे हैं, तो इनमें क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो कि ओजोन लेयर को इफेक्ट करता है। ओजोन लेयर को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या ये जो आपको होल देखने के लिए मिल रहा है ना, ये होल कैप्चर किया गया है सैटेलाइट से, और ये इस चीज को डिपिक्ट करता है कि ओजोन लेयर में कितना गहरा छेद हो चुका है। अब देखो, ओजोन लेयर पिघलेगी तो इससे असर क्या होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ओजोन लेयर के पिघलने से जो हमारी आइसबर्ग्स हैं, ओके, जो बड़ी बड़ी बर्फ़ें मौजूद हैं, अटलांटिका में मौजूद है, वो सारी क्या होगी, धीरे धीरे के करके पिघल जाएगी, और जो कि एक्चुअली में पिघल भी रही है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज़ आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने सुनी होगी कि 2030 तक क्या होगा, मुंबई डूब जाएगी, लंदन डूब जाएंगे, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ बताई है, स्टेट्स बताई हैं। मालदीव्स, आपको पता होगा मालदीव्स, जो कि 2030 तक बोला जा रहा है कि वो रहेगा ही नहीं। तो क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जो पानी का स्तर है, सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है। सी लेवल के इंक्रीज होने की वजह से कुछ कंट्रीज जो है वो नहीं रहेंगी। अब सी लेवल क्यों बढ़ रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि ओजोन लेयर जो एक परत होती है अर्थ और सन के बीच में, अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक परत होती है जो कि डायरेक्टली सनलाइट को हमारे तक आने से बचाती है। ओके, तो अब ये ओजोन लेयर जब पिघल रही है तो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो डायरेक्ट सनलाइट आने की वजह से जो बर्फ जमा है इतने सालों से, ओके, तो जब वो बर्फ जो है वो पिघलेंगी, बर्फ के पिघलने से सी लेवल इंक्रीज होगा और जान किसकी जाएगी, हम ह्यूमंस की ही जान जाएगी। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन पूछी जा चुकी है, इससे रिलेटेड आपको याद रखना है कि ओजोन लेयर के घटने की वजह से क्या क्या हो सकता है। ओके, तो कॉज आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ओजोन, जिससे कि क्या होती है, घटती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं और पूछे जाते हैं। ओके, जैसे कि हमारा हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कहाँ पर मौजूद होता है, जो हमारे एयर कंडीशनर्स होते हैं या फिर हमारे फ्रिज होती हैं, उनमें ओजोन लेयर क्लोरोफ्लोरोकार्बन मौजूद होता है। नेक्स्ट हेलॉन्स हो जाता है, जो आप लोग देखते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में मौजूद होते हैं, इतना बड़ा सा लाइक उससे आग बुझाते हैं। ओके, तो वो क्या होती है, वो एक्चुअली में इफेक्ट करती है, हेलोन्स को रिलीज करती है। ओके, तो नेक्स्ट ये सारी की सारी आपको याद रखनी है।
अच्छा, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी अभी रिसेंटली ऐड किया गया था, तो ये क्या है, थोड़ी सी सबसे कम हार्मफुल ये कंसीडर की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पिछली बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, सबसे कम ओजोन लेयर में जो ये पोल्यूटेंट्स हैं जो कि ओजोन लेयर को इफेक्ट करते हैं, सबसे कम हार्मफुल सब्सटेंस आपको याद रखना है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सबसे कम हार्मफुल है, लेकिन स्टिल इसको इसके अंदर कंसिडर किया जाता है। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको याद कर लेना। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, ओजोन लेयर को कम करने के लिए कौन कौन से एक्ट्स किए गए हैं। ओजोन प्रोटेक्शन एक्ट्स। ओके, क्या बात करने जा रहे हैं, अभी हम ओजोन प्रोटेक्शन एक्ट्स की बात करने जा रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको करवा रही हूँ, बार बार यहीं से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आ जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 के अंदर हुआ था। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसके अंदर बात क्या की गई थी, जिसके अंदर बोला गया था कि जो भी केमिकल पोल्यूटेंट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। ओके, सभी कंट्रीज उनको क्या है, कम से कम यूज़ करेंगी जिससे कि हम ओजोन लेयर को बचा सकें। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट ट्रीटी आ जाती है द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ओके, ये क्या है, कुछ रूल्स रेगुलेशन 2000 में इंडिया ने सेट किए थे। ओके, किसके अंडर सेट किए थे ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्टली याद रख लो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आया था, तो उसके अंदर इसको रखा गया था। ओके, और इसके अंदर तय किया गया था कि कितना, ठीक है, कंट्रोल करना है हमें, प्रोडक्शन में कंट्रोल करना है, ट्रेड में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कंट्रोल करना है, कितना ज़्यादा हमें, सिर्फ एक लिमिट सेट की गई थी कि इतने लिमिट तक ही हमें इन चीज़ों का यूज़ करना है। लेकिन अभी आप देखोगे बाय द टाइम कितने ज़्यादा इनका यूज़ किया जा रहा है। तो आप देखोगे कि पहले किसी के यहाँ पर एसी नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे गर्मी इतनी बढ़ रही है, हर साल आप देखोगे कि गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ देती है, इतने सारे, हर घर एसी, जिसकी वजह से असर क्या हो रहा है, गर्मी और ज़्यादा बढ़ रही है। ओके, और ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एसी क्या करते हैं, ओजोन लेयर को कम करते हैं। ओजोन लेयर कम होगी तो इससे डायरेक्ट सनलाइट हम तक पहुँचेगी और गर्मी ऑब्वियसली और ज़्यादा बढ़ेगी ही। ओके, तो ये कुछ एक्ट्स थे। नेक्स्ट थर्ड एक्ट आ जाता है जो कि आपको याद रखना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 में हुआ था, जहां पर ओजोन लेयर से कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट किए गए थे कि इंडस्ट्रीज जो है वो इतने ही सब्सटेंस रिलीज करेगी, कुछ लिमिट सेट की गई थी, इससे ज़्यादा सब्सटेंस वो नहीं यूज़ कर सकती। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, हाँ, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये हम इंक्लूड करेंगे हमारा इंडोर एयर पोल्यूशन में। ओके, इंडोर एयर पोल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बोला कि घर के अंदर भी एयर पोल्यूशन होता है। क्या आपको पता है कि घर के अंदर जो हम पेंट करवाते हैं, अपनी वॉल्स को पेंट करवाते हैं, तो जो वॉल्स आप देखोगे कि जिस भी घर के अंदर पेंटिंग होती है तो उसमें एक स्मेल सी आती है, तो वो भी एक तरीके का एयर पोल्यूशन है। ओके, जब मैंने इतने तरीके के एयर पोल्यूशन मैंने पढ़े, मैं खुद डर गई थी कि यार, मतलब मैं खतरे में हूँ, मेरे लंग्स खतरे में हैं। ओके, तो जब हम घर पे पेंट करवा रहे हैं वो एयर पोल्यूशन होता है, जो घर पर हम खाना बनाते हैं और गैस का यूज़ करते हैं वो भी इंडोर एयर पोल्यूशन के अंदर आता है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें एयर पोल्यूशन हैं। ओके, नेक्स्ट आपको याद क्या रखना है, VOC से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, VOC इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रख लो, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, जो कि कहाँ से रिलीज होते हैं, जो मोटर व्हीकल्स होती हैं, ओके, मोटर व्हीकल्स हो गई, इंजन्स हो गई, उनसे VOC रिलीज होती हैं। अब जब इनसे रिलीज होती है, अनदर साइड आपको पता है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि डायरेक्टली क्या करती है, एयर पोल्यूशन इफेक्ट करती है, एयर पोल्यूशन करती है। ओके, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि कहाँ से निकलती है, मोटर व्हीकल्स, पावर प्लांट हो गए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, यहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड
ऑक्साइड रिलीज होती है, ये दोनों मिलकर, ये दोनों सनलाइट की मदद से मिलकर आपस में एक हो जाते हैं। ओके, सनलाइट में आपस में एक हो जाते हैं और तभी ये क्या बनाते हैं, स्मोक, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और स्मोक को क्या बोला जाता है, ग्राउंड लेवल ओजोन, जो कि डायरेक्टली हम ह्यूमंस को इफेक्ट करती है। ग्राउंड लेवल ओजोन यहाँ से बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि VOC, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्मोक, ग्राउंड लेवल ओजोन किसकी हेल्प से बनती है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन का जो भी मैंने आपको बताया, बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वाटर पोल्यूशन के ऊपर। तो देखो, वाटर पोल्यूशन में आपको याद रखना है इसके भी पोल्यूटेंट्स कहाँ कहाँ से वाटर पोल्यूशन होता है। तो ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, आप देखोगे कि इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकल रहा है, क्या किया, उसे जाकर गंगा में बहा दिया, नॉट गंगा लेकिन पानी में उसको क्या है, बहा दिया जाता है। आप देखोगे कि यमुना हमारी इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी है, गंगा इतनी गंदी हो रखी है। क्यों गंदी है, क्योंकि जाते हैं गंगा नहाने, लेकिन उल्टा हम लोग क्या करते हैं, उस गंगा को और ज़्यादा डबल गंदा करके आ जाते हैं। मैं अभी रिसेंटली हरिद्वार गई थी, तो हरिद्वार में मैंने क्या देखा, एक आंटी वहाँ पर आई और वहाँ पर सबसे पहले तो उन्होंने स्नान किया, साथ उन्होंने 10-15 डुबकियां मारी। ओके, हरिद्वार जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय गंगा माँ करके। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि साइड में वो आंटी बैठकर वो रिंग टिकिया साबुन लेकर अपने कपड़े पूरे रगड़ रगड़ के धोने में लगी हुई हैं। और वहीं जो जितना भी साबुन है, सारा का सारा झाग कहाँ जा रहा है, सारा झाग गंगा के अंदर जा रहा है। और लोगों को पता नहीं, आई डोंट नो, समझ नहीं होता कि जिस गंगा में हम नहा रहे हैं उसी गंगा को इतना ज़्यादा गंदा कर देते हैं। कुछ भी खा रहे पी रहे हैं, चलो उधर ही फेंक देते हैं। लाइक पता नहीं इतने सेंसलेस क्यों होते हैं लोग। तो देखो, ये सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है वाटर पोल्यूशन कहाँ कहाँ से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पाइथोजेंस होते हैं, जैसे कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं वाटर के अंदर, वो भी क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन करते हैं। प्लास्टिक्स, ऑब्वियसली कुछ भी खाया हमने, कहाँ कुछ नहीं दिखा हमें डस्टबिन, इवन दो हमें डस्टबिन दिखता भी है तो भी इंडिया के लोग ऐसे हैं कि पानी में फेंक देते हैं, यार पानी में पिघल जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या कहाँ से होता है, कॉजेज़ क्या क्या होते हैं इसके। तो आप देखोगे कि एक अनदर इम्पॉर्टेंट कॉज एग्रीकल्चर भी है। एग्रीकल्चर में क्या होता है, आजकल देखोगे कि इतना ज़्यादा जो, ताकि सब्जियां खराब ना हो, उनके ऊपर कीड़े ना लगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र छिड़का जाता है। अब वो फर्टिलाइज़र छिड़का जाता है, सारा पानी में बहकर वो कहाँ जाता है, पानी के अंदर ही तो जाता है, सी में ही जाता है। मतलब कि हमारी जो आसपास की नदियां हैं वहाँ से आगे जाकर वो हमारा क्या बन जाएगा, वाटर पोल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट, इसके इफ़ेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपको इफ़ेक्ट्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। इनकी वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, क्लोरा हो जाता है, टाइफाइड्स हो जाते हैं। ओके, तो ये सारी बीमारियों के नेम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या एक्ट्स किए गए थे, तो इसके लिए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट्स किया गया था। ओके, जो कि कब हुआ था, 1974 में आया था ये। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक ऐसा एक्ट है जो कि एक अम्ब्रेला टर्म है, इसी के अंदर वाटर पोल्यूशन भी आ जाता है, नॉइज पोल्यूशन, ओके, एयर पोल्यूशन, सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, तो ये तो हर जगह आएगा ही आएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं वाटर के अंदर, हमारा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, आप देखोगे कि जो भी मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रीज से क्या निकल रहा है, वेस्ट रिलीज हो रहा है। तो जो पानी में रहने वाले जो जानवर हैं, ओके, जो फिश हैं, वो क्या करती है, उन वेस्ट को अपने वो खा रही हैं, वहाँ पर सांस ले रही हैं, कुछ इंसेक्ट्स को खाती हैं। तो वो क्या करती है, धीरे धीरे करके ये क्या होता है, धीरे धीरे करके टाइम के साथ, देखो टाइम के साथ क्या होता है, ये इनके अंदर ये पोल्यूटेंट्स जमा होते रहते हैं। ओके, तो यानी कि टाइम के साथ साथ जब इनके अंदर पोल्यूटेंट्स जमा हो रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, बायो एक्यूमुलेशन कहलाएगा। लेकिन अनदर साइड क्या होता है, अनदर साइड हम देखेंगे कि इंसेक्ट्स
जैसे कि फिश है, फिश ने कोई और छोटे इंसेक्ट्स को खा लिया, ओके छोटे इंसेक्ट्स को खा लिया, या छोटे इंसेक्ट्स ने क्या है, सबसे पहले उनके अंदर वो पोल्यूटेंट्स ऑलरेडी जमा है, ओके उस वो पोल्यूटेंट किसने खाए, फिश ने खा लिया उस पोल्यूटेंट को, और उस फिश को किसी और अदर एनिमल, बड़ी सी फिश ने खा लिया, उस बड़ी सी फिश को किसने खा लिया, किसी और एनिमल ने खा लिया, या फिर हम ह्यूमंस ही ने खा लिया उस फिश को। तो यानी कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, यानी कि ये एक जानवर से, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जो ट्रांसफ़र होता है, ओके उसे क्या बोला जाता है, बायोमैग्निफिकेशन बोला जाता है। तो एक कंक्लूजन मैं आपको बता देती हूँ, बायो एक्यूमुलेशन का मतलब सिंपली आपको याद रखना है कि एक फिश जिसके अंदर धीरे धीरे करके जो पोल्यूटेंट है, वाटर पोल्यूशन, वो जमा हो रहा है, दैट इज बायो एक्यूमुलेशन, ओके। एंड बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, जो फिश जिसने किसी और गंदे जानवर को खाया, उसके अंदर वो पोल्यूटेंट है और उस फिश को हमने खा लिया, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं हमारे वाटर बॉडीज के अंदर, पानी के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं। तो दो न्यूट्रिशंस का आपको नेम याद रखना है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये दो न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं। अब जब ये पानी के अंदर पाए जाते हैं, इसमें भी आपको याद रखना है कि जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो भी दिक्कत है और कम हो गए तो भी दिक्कत है, ओके आपको सिंपल इतना याद रखना है। जब ज़्यादा हो जाते हैं ये पोल्यूटेंट, तो हाँ तो जब ज़्यादा हो जाते हैं, आप सिंपल याद रखो कि जब ज़्यादा हो गए, आप लोगों ने, अच्छा ये एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जगह कहीं आप घूमने जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, पानी, इंडिया गेट कभी आप गए होगे तो इंडिया गेट में आप जाओगे तो आप देखोगे कि पानी के अंदर कैसे, पूरे पानी के अंदर अलगाई, जो काई है वो जमी होती है पानी के अंदर, है ना, पानी के अंदर पूरी काई जमी होती है। अनदर साइड आप जाओगे, आपको देखने के लिए मिलेगा, वाओ पानी तो बिल्कुल साफ है, मछलियाँ, लेकिन पानी साफ होने के बाद भी उनमें आप देखोगे कि उनमें मछलियाँ क्यों नहीं डुबकी मार रही हैं, है ना, पानी बिल्कुल साफ है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है पानी में। तो एक तरफ ऐसा पानी जिसके अंदर क्या है, काई जमी हुई है, अलगी जमी हुई है, और दूसरी तरफ ऐसा पानी जो कि बिल्कुल साफ है। तो कौन से पानी में ज़्यादा न्यूट्रिशन होंगे, यहीं पर ही आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल याद रखो, यहाँ पर याद रखने की ट्रिक आपको याद रखनी है। तो जहाँ पर ज़्यादा न्यूट्रिशन होंगे, ओके जहाँ पर ज़्यादा न्यूट्रिशंस होंगे वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा न्यूट्रिशन होंगे, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियाज हैं वो वहाँ पर आएंगे, रहना घर बना देंगे, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा खाना होगा वहीं पर ही आकर सेटल डाउन होंगे, फ्री का खाना मिल रहा है उनको। तो जहाँ ज़्यादा न्यूट्रिशन होंगे वहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगी, वहाँ पर अलगी जमा हुई देखने के लिए हमें ज़्यादा मिलेगी। और जब ज़्यादा अलगी जमा है यानी काई जमा होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर बॉडीज़ हैं, क्योंकि पानी ऊपर से पूरी तरीके से ढक चुका है, जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको क्या है, दिक्कत होगी। तो ज़्यादा अलगी है तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल क्या होगा इन पानी का, कम होगा, ओके। नेक्स्ट अनदर साइड हम देखेंगे कि जब न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन कम है, इससे क्या होगा, अलगी या फिर कोई भी बैक्टीरियाज हमें इस पानी के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेंगे, और यहीं पर ही जो ऑक्सीजन लेवल होगा इस पानी के अंदर ज़्यादा होगा। तो ये दो टाइप्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसका निकनेम भी है, यूट्रोफिकेशन भी कह सकते हैं, या फिर कई बार इसको यूट्रोफिक बोला जाता है, ओलिगोट्रॉफिक एंड यूट्रोफिक। ये आपको दो नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जब मैं वाटर बॉडीज़ की बात कर रही हूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी बीमारी हमें कौन सा डिजीज़ कैसे होता है, कौन से पानी से होता है, इसके सिम्टम्स पूछे जाते हैं, कॉज पूछे जाते हैं, डिजीज़ के नेम
पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आपको याद होना चाहिए कि क्लोरा कहाँ से होता है, ये एक बैक्टीरिया से होता है। ओके, बैक्टीरिया जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, डायरा या डिहाइड्रेशन इसके सिम्टम्स होते हैं। तो ये चार्ट आप लोग याद कर लेना। ओके, क्योंकि मैं इसको अभी एक्सप्लेन करना जैसा तो कुछ है नहीं, तो ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सॉइल पोल्यूशन पर। सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी में पोल्यूशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका क्या कारण है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर के लिए क्या किया जाता है, अक्सर फर्टिलाइजर डाले जाते हैं। तो जब फर्टिलाइजर डाले जाते हैं तो ऑब्वियसली वो किसके ऊपर, वाटर पोल्यूशन में तो इफेक्ट करेगा। जैसे समझ लो कि ये क्या है, एक खेत है। ओके, ये क्या है, एक खेत है, इन खेतों में मैंने कुछ फर्टिलाइजर छिड़का, तो फर्टिलाइजर जो है उसकी सॉइल को इफेक्ट करेगा। लेकिन जब मैंने इसके अंदर क्या है, इसको पानी दूंगी, मैं जब हार्वेस्ट करूंगी, ओके सॉरी इरिगेशन जब हम करेंगे, ओके पानी देने वाला, सिंचाई वाला जब काम करेंगे हम, तो उससे क्या हो जाएगा, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो पेड़ से उतरकर पानी में बह जाएंगे और जिससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होगा। तो यानी कि आप ये देख लो कि फर्टिलाइजर डालने से दो चीजें होती हैं, एक तो सॉइल पोल्यूशन भी होता है और दूसरा वाटर पोल्यूशन भी होता है। अब मेजर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं। इंडस्ट्रियल वेट्स हो गए, ओके, जो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, केमिकल्स हो जाते हैं, कई बार जो प्लास्टिक्स हैं उनको डायरेक्टली दबा दिया जाता है। आप देखोगे आप दिल्ली में आओ कभी, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इतना बड़ा बड़ा कूड़े का पहाड़ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो पहले मैं जब छोटी थी ना, तो मैं ऐसे लाइक साइड से जाता था तो मुझे लगता था अरे वाह यार, दिल्ली के अंदर हिमालय आ गया, मम्मी मम्मी देखो पर्वत है, तो मम्मी बोलती थी ये पर्वत नहीं है, कूड़े का पहाड़ है पागल। तो यानी कि वो देखो कूड़ा इकट्ठा जो कर रहे हैं, तो किस पर असर पड़ रहा है, वो सॉइल पर असर पड़ रहा है ना। तो ये पोल्यूटेंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सॉइल पोल्यूशन के क्या कॉजेज होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना, या कई बार क्या है, हजार्ड वेट्स को दबा दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि जो एटॉमिक्स बॉम्ब बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको भी क्या है, उनको भी क्या किया जाता है, ख़त्म करने के लिए उनको मिट्टी में दबा दिया जाता है, तो वो भी क्या है, इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कौन कौन से प्रोटेक्शन एक्ट हैं, तो याद रखो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो है ही, हजार्ड वेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर ये तय किया गया था कि किस तरीके से हम इस वेस्ट को मेंटेन करेंगे और हैंडल करेंगे। 1989 में ये एक्ट आया था। नेक्स्ट हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉइस पोल्यूशन पर आ जाते हैं। नॉइस पोल्यूशन के क्या मेजर पोल्यूटेंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा लाइक वैसा तो है नहीं कुछ कि आपको कोई गैसेस के नेम याद रखने, बेसिक आपको पता ही है नॉइस पोल्यूशन कैसे होता है, इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो जिनको हाई बीपी होता है, जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, उनको ज़्यादा ये इफेक्ट करते हैं। हाइपरटेंशन हो गया, स्लीप में क्या हो जाती है, डिस्टर्बेंस होती है, स्ट्रेस होती है। ओके, हियरिंग लॉस, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि ज़्यादा देर तक ईयरफोन्स का, ईयरबड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके जो एक लाइक ह्यूमन की जो कैपेसिटी होती है चीज़ों को सुनने की, वो कम होती रहती है, एंड आप एक ऐसे स्टेज पर पहुँचेंगे जब आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, आप बहरे बन जाएंगे, तो इसलिए मत यूज़ किया करो। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं पोल्यूशन के ऊपर कौन कौन से एक्ट्स किए गए थे। नॉइस पोल्यूशन एक्ट्स, जिसके अंदर नॉइस को कंट्रोल किया गया एंड नॉइस को किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, इसकी बात की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब नॉइस पोल्यूशन एक्ट किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशन सेट की गई। लिमिटेशन ऐसी सेट की गई कि जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज से कितनी डीबी तक नॉइस आएगा, तो नॉइस को किस में मेजर किया जाता है, डीबी में मेजर किया जाता है। ये आपको सबसे पहले तो याद रखना है। तो कितने डीबी तक नॉइस आएगा, तो यहाँ पर ये डे टाइम मेंशन है एंड दिस इज नाइट टाइम, ये आपको याद रखना है। दिन में इंडस्ट्रियल जो आसपास की इंडस्ट्रीज जहाँ पर है वहाँ से 75 और रात के टाइम पर 70 आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। कमर्शियल एरिया
एरियाज हैं वहाँ पर 65 डे में, नाइट में 55। जो साइलेंट जोन है, साइलेंट जोन में क्या आ जाते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो हमारे साइलेंट जोन में आ जाते हैं। ओके, तो जब हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स एरियाज में डे में 50 और रात के टाइम पर 40 होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है आपका कि हॉस्पिटल जो साइलेंट जोन है वहाँ पर कितना नॉइज रहना चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो ये क्या पॉल्यूशन होते हैं, आपको सबसे पहले जो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं वो आपको याद रखना है। तो आप ये देखो, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, जो एटॉमिक बॉम्ब्स को टेस्ट किया जाता है। ओके, तो जब भी क्या होता है एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट किया जाता है तो उसमें आप देखोगे कि इतने बड़े बड़े परमाणु बम हैं तो टेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स का उनमें यूज़ किया जाता है। तो उन हार्मफुल केमिकल्स को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, उनको सॉइल में, मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। ओके, तो इससे क्या होता है, इससे हमारा डायरेक्टली लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन होता है। तो आपको यहाँ पर जो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। कॉजेस कहाँ कहाँ से होते हैं, तो मैंने आपको बताया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट कर रहे हैं, या फिर जब क्या होता है इम्प्रॉपर डिस्पोजल, जब इनको प्रॉपरली डिस्पोज यानी मिट्टी के अंदर नहीं गाड़ा जाता, तब इससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है। इससे क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो इससे बर्थ इफेक्ट होता है, कैंसर की प्रॉब्लम होती है। आप लोग देखोगे कि हिरोशिमा नागासाकी जहाँ पर कब परमाणु बम गिराए थे, कब 1945 में, लेकिन स्टिल वहाँ पर आज भी लोगों का जो बर्थ होता है वो किसी के हाथ में प्रॉब्लम होती है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की आंखें नहीं हैं, किसी का पेट जो है बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, इस तरीके के लोग होते हैं। इवन तो अगर आपको पता होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, जो कि इंडिया के अंदर ही हुई थी भोपाल में, तो इस भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से अभी तक जो लोग होते हैं भोपाल में, उस पर्टिकुलर एरिया में, उनको भी सेम यही सारी बीमारियां होती हैं। तो ये देखो केमिकल्स जो है वो कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए दो एक्ट्स लेकर आए थे, एक तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में और एक रेडिएशन प्रोटेक्शन एक्ट बाय गवर्नमेंट गवर्न बाय एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी। ओके, ये रेगुलेटरी बॉडी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं नेचुरल हजार्ड एंड नेचुरल डिजास्टर। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले दिल्ली में भूकंप आया था, तो जब भी हल्की सी थोड़ी सी भी चीज़ वाइब्रेट होती है तो आई वॉज लाइक क्या भूकंप आ रहा है, क्या भूकंप आ रहा है, क्या भूकंप आ रहा है क्या तो यानी नेचुरली जो होते हैं, ओके, ओ माय गॉड आप लोगों ने देखी है, तो ओ माय गॉड में क्या होता है, अक्षय कुमार डायरेक्टली गॉड को ब्लेम, सॉरी नॉट अक्षय कुमार, लाइक उस हीरो का नेम नहीं याद मुझे, तो डायरेक्टली गॉड को ब्लेम किया जाता है कि गॉड की वजह से ये क्या हुआ है, मेरी दुकान टूट गई है। लेकिन नेचुरल हजार्ड्स और नेचुरल डिजास्टर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे डिजास्टर जो कि नेचुरली हुए हैं, ओके, जिनमें क्या आ जाती है, जिनमें अर्थक्वेक आता है, सुनामी आ जाती है, ओके, और बाढ़ आ सकती है, फ्लड आ सकता है, साइक्लोन्स आ सकते हैं, सूखा पड़ना, ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि क्या आती है, नेचुरली जो होते हैं। अब इनके लिए क्या किया गया है, तो इन नेचुरल हजार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए कौन कंट्रोल करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो इसको कंट्रोल करती है। इसको बनाया गया था 2005 में, ओके, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को स्टेब्लिश किया गया था, ओके, जो कि किसके ऊपर फोकस करती है, ये चीज आपके क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा जा चुका है। प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था प्रिवेंशन का मतलब क्या है, एंड जो हमारा रिस्पॉन्स है, रिकवरी, या फिर पूछ लिया जाता है मिटिगेशन का मतलब क्या है। प्रिवेंशन आपको सिंपली याद रखना है कि यानी कि अभी भूकंप आया नहीं है, ओके, बिफोर डिजास्टर, ओके, सिंपल याद रख लो, बिफोर डिजास्टर, डिजास्टर आया नहीं है, डिजास्टर आने से पहले हम किस तरीके से उनको प्रिवेंट कर ले, कि चलो लगता है मुझे, आप देखोगे जहाँ पर भी संभावना होती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में सुनामी आ सकती है, सी लेवल बढ़ रहा है, बाढ़ आ सकती है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को पहले से ही खाली करवा दिया जाता है। तो ये क्या है, प्रिवेंशन, आने से पहले जो किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, दिस मीन्स आफ्टर,
कोई चीज़, कोई डिज़ास्टर हो चुका है तो अब उसके बाद क्या किया जाएगा, जितने भी लोग हैं जो घायल हुए हैं, जितने लोगों की डेथ हुई है, जितने लोगों के घर टूटे हैं, तो उनको क्या है, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें प्रीवियसली पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अभी बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आ चुके हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। कौन कौन से गोल्स हैं, गोल्स में देखो सिंपल आपको याद रखना है क्या क्या चीज़ें, कि इन गोल्स को किसने लॉन्च किया था, कब लॉन्च हुए थे, कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, एंड प्लस में इन गोल्स के नेम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या टारगेट रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे, यहाँ से मतलब ये मान लो कि पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। 2023 में आप चेक करोगे 23 में 8 क्वेश्चंस पूरे सिंगल इन्हीं गोल्स से पूछे गए थे। 24 में भी आए थे। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहले गोल की हम बात करते हैं। सबसे पहला गोल आता है हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ओके, इस गोल को किसने लॉन्च किया था, यूनाइटेड स्टेट ने इस गोल को लॉन्च किया था 2000 में। और इसका टाइम फ्रेम कहाँ से कहाँ तक रहा है, 2000 से लेकर 2015 तक, जो 2000 में लॉन्च किया गया था। और गोल ये था कि 2015 तक हमें ये सारी की सारी चीज़ें अचीव कर लेनी है। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पर सिंपल ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो हमारा सबसे पहले 2000 में जो गोल्स सेट किया गया था उसके अंदर कितने ऑब्जेक्टिव्स थे, उसके अंदर 8 गोल्स थे। इन 8 गोल्स के ऊपर फोकस करना था। जैसे कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको कम करना, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर को कम करना, अचीव यूनिवर्सल यानी प्राइमरी एजुकेशन को हासिल करना, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना, रिड्यूस चाइल्ड मोरालिटी, इम्प्रूव करना मैटरनल हेल्थ को, जो बीमारियां हैं जैसे कि HIV, एड्स हो गई, इन बीमारियों के डिजीजेस जो हैं इनसे दूर होना। ओके, इनका भी समाधान करना। नेक्स्ट आ जाते हैं जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है उसको क्या है, इंश्योर करना। एंड लास्ट में आ जाता है ग्लोबल पार्टनरशिप। तो ये 8 गोल्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हाँ, इन गोल्स को आप बेसिकली याद कैसे रख सकते हो, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आप आई अपनी मम्मी के पास। मम्मी से बोला मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। मम्मी ने बोला बेटा बहुत गरीबी है, कुछ खाने के लिए नहीं है, जा पहले तू जाकर अपनी पढ़ाई कर। ओके, यानी सबसे पहले भूख लगी है, आप गए पढ़ाई करने, तो आपने क्या की, आपने पढ़ाई की। जब आपने पढ़ाई की तब आपको पता चला कि यार इंडिया के अंदर, देश के अंदर कितनी ज़्यादा अनइक्वलिटी है। ओके, कितनी अनइक्वलिटी है, कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो आपने तय किया कि जो इनइक्वलिटी है इसको मैं ठीक करूंगी और मैं चाइल्ड मोरालिटी को, ओके, इसको क्या करूंगी, रिड्यूस करने का मैं तय करती हूँ। तो जब आपने चाइल्ड मोरालिटी को रिड्यूस करने की बात की, तो चलो आप बोल रहे हो कि बच्चा कहाँ से होता है, बच्चा तो माँ के पेट में होता है ना। तो यानी सबसे पहले मुझे क्या है, मम्मियों की जो हेल्थ है उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, यानी मैटरनल हेल्थ की बात आ गई। अब मैटरनल हेल्थ के बाद आप देखोगे कि आपके आस पड़ोस पे क्या है, बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया हो रहा है, और क्या हो रहा है, HIV, ये बीमारियां। इन बीमारियों का भी कुछ समाधान करना पड़ेगा मुझे, और इन बीमारियों का कुछ ऐसा समाधान करना चाहिए कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचे। ओके, अब इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे तो इसके लिए मैं इतना बड़ा सारी चीज़ें मैं अकेले तो कर नहीं सकती, इसके लिए मुझे क्या है, एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। तो लास्ट में आ जाता है हमारा ग्लोबल पार्टनरशिप। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इनमें आपको याद रखना है, क्रोनोलॉजिकली आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4th गोल कौन सा था, 5th गोल कौन सा था। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हुआ क्या, इसको 2015 में क्या हुआ, 2015 में इसको क्या कर दिया गया था, क्योंकि ये जो था वो 2015 तक ही था। 2015 में इसको
लाइक ख़त्म हो गया, जब टाइम पीरियड, इसका टाइम फ्रेम एंड हो गया। लेकिन टाइम फ्रेम एंड होने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको अचीव नहीं किया जा सकता था, तो अभी इसको कंटिन्यू किया गया 2015 के बाद से। इसका टाइम फ्रेम जो है वो चेंज कर दिया 2015 से। इन्होंने दोबारा से क्या है, दोबारा से अपने गोल सेट किए, ओके। एंड 2015 में दोबारा गोल जब सेट किए गए तब इन्होंने अपना टाइम फ्रेम रखा कि हमारा 2030 तक हमें ये जो हम 17 गोल्स बना रहे हैं इनको अचीव करना है। लेकिन नाउ दिस टाइम इन्होंने अपने गोल्स का नेम इन्होंने चेंज कर दिया। पहले जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स था उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इन्होंने चेंज कर दिया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने गोल्स थे? 17 इसके अंदर टोटल गोल्स थे। एंड टारगेट भी आपको याद रखने हैं, 169 टारगेट थे। जो 17 गोल्स थे, तो सबसे पहला क्या है, इसको भी हम ऐसे याद करते हैं जैसे कि नो पॉवर्टी। आपने बोला कि गरीबी मिटानी है। अब गरीबी मिटाने के लिए, जब गरीबी मिटानी है तो इसके लिए सबसे पहले तो भूखमरी मिटानी पड़ेगी। तो गरीबी मिटानी है और साथ के साथ क्या है, भूखमरी भी मिटानी है। भूखमरी जब हम मिटाएंगे तो हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी। हेल्थ अच्छी होगी तो क्वालिटी, अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। जब हम पढ़ेंगे बढ़ेंगे तभी तो इंडिया के अंदर इक्वलिटी को लेकर आ पाएंगे। इक्वलिटी को लेकर आने के साथ साथ हमें क्या है, स्वच्छता की ओर भी हमें ध्यान देना है। स्वच्छता की ओर ध्यान देते के साथ साथ हमें क्या है, नुकसान नहीं पहुंचाना, यानी कि क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी की बात करेंगे। जब इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ऑब्वियसली हमारा इंडिया जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब बढ़ेगा इंडिया तभी क्या होगा, यहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप की जाएंगी। इंडस्ट्रीज सेटअप करने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जो मतलब इनइक्वालिटी है इंडिया के अंदर वो कम हो जाएगी। इनइक्वालिटी कम होने के साथ साथ जो सस्टेनेबल सिटीज़ हैं उनको भी ध्यान रखना है। ओके, सस्टेनेबल सिटीज़ को रिस्पॉन्स एंड कंजप्शन, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हम सेटअप कर रहे हैं उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, कितना प्रोडक्शन होना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। क्लाइमेट एक्शन, पानी, यानी हमने तो इतना तो कर लिया, 12 तक आपको याद रखना है कि ये तो हमने ह्यूमन के लिए किया। लेकिन अब बात आ जाती है कि ह्यूमन के साथ साथ जो ज़मीन पे रहने वाले जो एनिमल्स हो गए या फिर जो वाटर बॉडीज़ हो गए उनका भी तो हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए क्लाइमेट के ऊपर कुछ एक्शंस लिए। देन उसके बाद लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, एंड इसके साथ साथ हमें इन सभी के साथ शांति से पीस में रहना है। पीस में रहने के लिए लास्ट में क्या आ जाएगा, ग्लोबल पार्टनरशिप। ये 17 गोल्स के नेम आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA इसको बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। लॉन्च कब किया गया था? इंडिया फ्रांस ने इसको लॉन्च किया था ड्यूरिंग COP21। ओके, COP का क्या है, क्लाइमेट समिट इन पेरिस समिट हुआ था, वहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को किया गया था समिट। ओके, अभी हम पेरिस अलायंस की भी बात करेंगे, पेरिस ट्रीटी की बात करेंगे। ओके, नवंबर 2015 में। ओके, तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपका रह चुका है कि क्या हेडक्वार्टर्स रहे हैं। ओके, हेडक्वार्टर्स में क्या रहे हैं, गुड़गांव, हरियाणा, इंडिया। ओके, यानी हरियाणा गुड़गांव जो है वो क्या है, हेडक्वार्टर है इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल, आप देखोगे कुछ टाइम पहले आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इंडिया के अंदर जगह जगह पर क्या है कि सोलर प्लांट्स को रखा जा रहा है। आप देखोगे कई बार आप बाहर जाओगे, दिल्ली के अंदर अक्सर आप देखोगे कि जो गार्डन्स हैं, गार्डन्स में कुछ सिल्वर कलर के बड़े बड़े से बॉल्स रखे गए हैं। तो वो क्या है, सोलर एनर्जी लेने के लिए उन बॉल्स को रखा गया है। यानी कि ये जो सोलर है यानी सनलाइट को यूज़ करना, ताकि इन सनलाइट से हम क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और उसी एनर्जी को घर घर यूज़ कर सके। नॉट इन दिल्ली के अंदर तो इतना नहीं है, लेकिन बेंगलोर आप चले जाओ, बेंगलोर के अंदर क्या होता है, वहाँ पर हर घर में आपको छत पर देखने के लिए मिलेगा एक सोलर सिस्टम। सॉरी, हर घर में क्या होता है वो, लाइक क्या कहते हैं उसको, सोलर प्लेट होती है, या
एक सोलार प्लेट हर घर के ऊपर होती है और वही जो है उनके घर में क्या देती है, उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी वहीं से ही आती है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना, इंक्रीज करना और मतलब कि जो इसको प्रमोट करना। जब इसको प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियसली जो हार्मफुल केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है, जो वाटर वेस्ट होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, तो उसको कम किया जा सकता है डायरेक्टली। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। ओके, इसके अलावा $1 ट्रिलियन इन्वेस्टेड इन 2030 में इतना इन्वेस्ट। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं फैसिलिटिंग सोलर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना, इसकी क्या है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसको घर घर में और कंट्री के हर मेंबर तक इसको सबसे लोएस्ट कॉस्ट में पहुंचाना। ओके, अभी आप अगर आपका मन है सोलर प्लैनेट्स आपको परचेज करना है तो उसके लिए आपको क्या है, सरकार आपको ये भी बोलती है कि आप इनको खरीद सकते हो और इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, इसमें आप किश्तों में पैसे दे सकते हो, किश्तों में भी पैसे पे कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। अब इसमें आपको याद रखना है कौन कौन सी मेंबर्स कंट्री कौन कौन सी है, कौन कौन सी कंट्री हैं। ओके, तो 121 ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, प्रीवियसली भी पूछा गया है, यानी कि ऐसी कंट्री जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जो कंट्रीज़ हैं उनको वो क्या है, इस सोलर अलायंस की मेंबर हैं। क्यों मेंबर हैं? क्योंकि इन कंट्रीज़ तक ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट पहुंचती है। तो सोलर एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? जब धूप की रोशनी आएगी तभी सोलर एनर्जी बनेगी। तो ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी पहुँची जाती है। ओके, 110 कंट्री ने इस पर साइन किया है। 19 हैव रेक्टिफाइड ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम इसके कुछ की एरियाज़ की बात कर लेते हैं कि क्यों किया गया है। तो ऑब्वियसली इनको एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ करने के लिए किया गया है। अफोर्डेबल सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए रूफटॉप सिस्टम, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि हर घर में छत पर सोलर जो प्लेट्स हैं उनको रखा जाना। क्लीन एनर्जी को एक्सेस किया जा सके कम से कम दाम में, ये सारी चीज़ें क्या है, इसके फोकस एरियाज़ रही हैं। फ्लैगशिप प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपको ये याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, साउ की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ओके, अफोर्डेबल फाइनेंस एट स्केल, जैसे मैंने आपको बोला कि ये किश्तों में भी प्रोवाइड किया जा सकता है, तो ये क्या है, अफोर्डेबल प्राइस में लोगों तक पहुंचाया जाए। अच्छा, ये आपका पिछली बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, इनका स्लोगन है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिग्निफिकेंस क्या क्या है। तो इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर हमने पढ़ा था ना, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में, तो उसके अंदर आता है ये क्या है, पेरिस एग्रीमेंट गोल को प्रोड्यूस और ज़्यादा डेवलप करने में हेल्प करता है। और क्या है, क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट को भी क्या है, जस्टिस देगा। अच्छा, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। तो पेरिस एग्रीमेंट जो कि कब अडॉप्ट किया गया था, 12 दिसंबर 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया था, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ओके, COP21 के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। ओके, कब ये फोर्स में आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब अडॉप्ट किया गया था, कब फोर्स में आया था। तो फोर्स में ये कब आया था, 2016 में ये फोर्स में आया था, एक साल बाद। कौन कौन सी साइन कंट्री, यानी कि 196 कंट्रीज ने इस ट्रीटी पर, इस एग्रीमेंट पर साइन कर रखे हैं ओनली। ओके, एंड यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर UNFCCC, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, पेरिस एग्रीमेंट के क्या क्या की फीचर्स थे, ये आपको याद रखने हैं, सारे की फीचर्स, ठीक है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, यानी कि हर एक कंट्री को अपना एक हर एक कंट्री ने एक क्या है, गोल सेट कर लिया था कि उनको इतना जो है टारगेट रखना है
इस टारगेट को उन्हें अचीव करना है। ओके, तो ये क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ये कहलाता है। ओके, ग्लोबल पीकिंग एंड नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब क्या है, नेट जीरो इन हाफ ऑफ दिस सेंचुरी, यानी कि जितना अभी हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं, इसको बिल्कुल ही पूरी तरीके से हम ख़त्म कर देंगे एज सून एज पॉसिबल। ओके, क्लाइमेट में कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है डेवलप्ड कंट्री टू प्रोवाइड $100 बिलियन पर ईयर प्रोवाइड करने की बात की गई है। ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, यानी कि हाँ, कॉमन फ्रेमवर्क नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करने की बात की गई है इसके अंदर। ओके, ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी कि सोलर एनर्जी, वो क्या है, ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर ही आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हमने बात की नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की हमने बात की, तो इसके अंदर इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, तो इंडिया ने जीडीपी को रिड्यूस किया है, इमिनेंस, ओके, इमिनेंस इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी 25 बाई 2030 तक जो है वो इंडिया इतनी तक रिड्यूस करेगा। ओके, एंड अचीविंग 50%, इसमें से इंडिया ने 50% को अचीव भी कर लिया है। ओके, क्योंकि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा देश बना है जिसने सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया है। ओके, कार्बन सिंक इज इम्पॉर्टेंट, कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 मिलियंस, ओके, टन्स। ओके, क्रिएट एन एडिशनल, कार्बन सिंक को क्या है, एडिशनली क्या है, कम करना। ओके, 2.5 to 3 मिलियन तक। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स रहे थे कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स रहे थे। ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसको रिड्यूस करना, तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। ओके, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। इसके की फीचर्स क्या थे, वन टारगेट वन हाँ, की फीचर्स की हम बात करते हैं, जो इंडस्ट्रीज थी 37 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज प्लस EU कमिटेड टू रिड्यूस, ठीक है, इसको रिड्यूस करने की बात की गई है 5% से भी कम करना, रिड्यूस करना, यानी कि जितना अभी हम गैसेस रिलीज करते हैं पर कंट्री, जितनी गैसेस वो रिलीज करते हैं उसको क्या है, कम से कम कर दिया जाएगा। ओवरऑल पूरी अर्थ की जो ग्लोबल वार्मिंग है, जितना क्या है ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होंगी वो 2% से भी कम होनी चाहिए। ये क्या है, कुछ सेटिंग रखी गई, लाइक ये लिमिटेशन सेट की गई थी। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस को कवर किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कौन कौन सी गैसेस आ जाती हैं जिनको हम कवर करेंगे। अच्छा, इसमें आपको याद रखना है फर्स्ट पीरियड एंड सेकंड पीरियड। फर्स्ट पीरियड जो कि 2008 to 2012 तक रहा था, सेकंड पीरियड 2013 to 2020 जो कि दोहा अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया था। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसकी क्या लिमिटेशन है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यूएसए ने कभी भी इसके ऊपर क्या है, साइन नहीं किया है। ओके, इसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्री है, ऐसी कंट्रीज जो डेवलप हो रही है जैसे कि इंडिया हो गई, चाइना, जापान, डेवलपिंग कंट्रीज को क्या है, कुछ लिमिटेशंस दी जाएंगी, क्योंकि जैसे अमेरिका, रशिया हो गई, ये कंट्री ऑलरेडी डेवलप कर चुकी हैं। तो अब अगर वो इन हार्मफुल केमिकल्स का नहीं भी यूज़ करेंगी तो उनको कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन असर किसे पड़ेगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ को असर पड़ेगा, जिन्होंने अभी ग्रोथ करनी शुरू की है, अभी ग्रोथ हुई नहीं है उनकी। तो यानी कि इन कंट्रीज़ को थोड़ी सी लिमिटेशंस देना। ओके, नेक्स्ट जो है इसको क्या है, सक्सीडेड बाय पेरिस एग्रीमेंट 2015, यानी पहले क्योटो प्रोटोकॉल आया था, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू किया गया था पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंडिया का क्या रोल रहा है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, तो इंडिया ने क्या है, इंडिया क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया डिड नॉट हैव ब्लाइंडली टारगेट्स, इंडिया ने कुछ ब्लाइंडली टारगेट्स नहीं लिए हैं कि हम जो है इतना ही प्रोड्यूस करेंगे या इतना ही हम रिलीज करेंगे गैसेस, जितना हो सकता है कम से कम रिलीज करेंगे। ओके, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट,
CDM जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अ डेवलप कंट्री फंड, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप कर चुकी हैं वो क्या है, फंड करेंगी। ओके, डेवलपिंग कंट्रीज को फंड करेंगी, जिससे कि क्या है, वो सोलर प्लैनेट्स जो हैं उनको सोलर प्लैनेट्स जो हैं वो ज़्यादा लगा पाएंगी, विंड फार्म्स को इंक्रीज करने में, रिफॉरेस्ट्रेशन को करने में डेवलप कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करेंगी। ओके, नाउ इसी के साथ ही जब क्या होगा, जो डेवलप कंट्रीज जो हैं ये ऐसा करके, जब वो क्या है, जब डेवलप कंट्री कम से कम गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करेंगी, ओके, एंड उससे क्या होगा, उससे उनको एक क्रेडिट मिलेगा। ओके, उससे वो एक क्रेडिट को अर्न कर पाएंगे। उस क्रेडिट का नेम क्या है, कार्बन क्रेडिट, उस क्रेडिट का नेम है। ओके, तो कार्बन क्रेडिट का नेम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस क्रेडिट कैन बी यूज टू मीट क्योटो प्रोटोकॉल के टारगेट को मीट करने के लिए इस क्रेडिट को यूज किया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इंडिया ने और CDM की बात कर लेते हैं, तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट होस्ट रहा है इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि इंडिया ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इसमें। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए, ओके, वेस्ट मैनेजमेंट के ज़रिए, एनर्जी एफिशिएंसी, ये तीनों चीज़ों के ज़रिए इंडिया ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। लास्ट हम आते हैं, लास्ट स्लाइड है ये हमारी, डिफरेंस फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल। ओके, कि किस तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस एग्रीमेंट से डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल में क्या है, ओनली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ही क्या है, ये लिमिटेशन सेट की गई थी। ठीक है, कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो कम से कम अब इन केमिकल्स का यूज़ करेंगी, तो डेवलप कंट्री के लिए था ये, लेकिन वही पेरिस एग्रीमेंट सारी कंट्रीज़ पर अप्लाई कर दिया गया था। ओके, टॉप टू डाउन अप्रोच यहाँ पर रखी गई थी, बॉटम टू अप अप्रोच यहाँ पर NDNs का यूज़ किया गया था। इसको कब अडॉप्ट किया गया था, 1997 में, 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया था। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। आई होप सो कि आपको ये पूरा हमारा जो पीपल एंड एनवायरनमेंट है वो ख़त्म मैंने पूरा आपको करवा दिया है, कम से कम टाइम में ख़त्म करवाया है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो चुका होगा, अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब क्योंकि मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक नहीं, मतलब बेसिक पढ़ाया है मैंने आपको। बेसिक के बाद मैंने आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें में भी मैंने आपको करवा दिया। अब होता क्या है, बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही हमारे क्या बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये बेसिक तो हमेशा यही रहेगा, चाहे आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद देखो, बेसिक हमेशा यही रहेगा। लेकिन अब होता क्या है, बाय द टाइम जो क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या होता है, इन्हीं क्वेश्चंस से क्या है, इन डेप्थ में क्वेश्चंस और ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो इस मैं पूरा क्या कहना चाहती हूँ आपसे कि आप लोगों ने ये वीडियो देख ली है, आपको समझ में आ चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको चेक करना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप देखोगे तो उनमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको क्या लगेंगे कि हाँ ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, लेकिन कुछ ऐसे 1-2 क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कि अननोन होंगे आपके लिए। तो उन अननोन टॉपिक्स के लिए क्या है, अब आपको वो अननोन टॉपिक्स भी ऐसे होंगे कि जब आप उनको डायरेक्टली विकिपीडिया से भी पढ़ोगे तो भी आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। आपको दोबारा से शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना फुल टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि आपको इस वीडियो के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी लगाने हैं, और कुछ टाइम बाद मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ भी लेकर आऊँगी, एक बार हमारी जो ये 1 शॉट वाली सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाए। आई होप सो कि आपको ये जो सीरीज़ चल रही है वो अच्छी लग रही होगी, कि एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए या सारी चीज़ें हम डिस्कस
करते हैं। ओके, तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, बहुत मेहनत लगी है, भूख भी लग रही है प्लस में मुझे, तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। और बाकी मिलते हैं, मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये एक बार कमेंट करके बता देना। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो PDF है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, बाय बाय।